हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इलस्ट्रेशन 12 सॉल्व करके बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन है वो भी दबा देना, जिससे कि मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 12 पढ़ना। सो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली बोला है प्रिपेयर करने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2020 एंड इसके साथ बैलेंस शीट बनाने बोला एज ऑन द डेट। इसमें आपको यहाँ पे ये जो दिया हुआ है टेबल, ये बेसिकली आप देख सकते हो, इसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड का अमाउंट्स दिया हुआ है। ये एक तरीके का ट्रायल बैलेंस ही है। और इसमें आपको ये सब देने के बाद, ट्रायल बैलेंस देने के बाद, नीचे एडजस्टमेंट्स का एक छोटा सा बॉक्स दिया है जिसमें 4 एंट्रीज है। एक में दिया मटेरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम फ्रॉम कॉलेज स्टोर्स, जिसमें टीचिंग, रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर, गेम्स और स्पोर्ट्स है। सेकेंड है ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स। Third is store selling prices are fixed to give a net profit of 10% on selling price. And fourth is depreciation is provided on straight line basis at the following rates, जिसमें बिल्डिंग है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है, मोटर व्हीकल है। इसमें हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हो सॉल्व करना, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे इसमें कैसे क्या एंट्री पास करना है। आप इस ट्रायल बैलेंस में देखो कि हम लोग जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम लोग इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों नहीं बना रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको कैपिटल फंड ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, जिससे कि कैपिटल फंड का वैल्यू निकल जाए और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम वो लिख सके। बट यहाँ आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कैपिटल फंड का वैल्यू जो है 16,06,000। वो हम बैलेंस शीट में सीधा लिख देंगे और इसलिए हम लोग बनाएंगे नहीं ओपनिंग बैलेंस शीट, सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगा। स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट है आपका सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट। अब कॉन्फ्रेंस रिसीट है, ये सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट जो है आपको नीचे यहाँ दिखेगा। एक और चीज़ है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस दूसरे पेज में। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसीट का वैल्यू है 4,80,000 एंड सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस का वैल्यू है 4,50,000। तो दोनों को मैं नेट सेट ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद उसका वैल्यू इनकम साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि इनकम ज़्यादा हो रहा है इसमें। तो यहाँ सबसे पहले एंट्री हम करेंगे by seminar and conference receipts था 4,80,000 का, लेस एक्सपेंस है 4,50,000 का। हमारा बैलेंस क्या बच रहा है 30,000 का रिसीट है। नेक्स्ट इज कंसल्टेंसी रिसीट्स। कंसल्टेंसी रिसीट्स में भी आप इसमें देखो ट्रायल बैलेंस में कंसल्टेंसी का एक्सपेंडिचर दिया है, जो सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस के बाद ही जस्ट लिखा हुआ है। कंसल्टेंसी रिसीट्स है 1,28,000 का एंड कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस इज 28,000। तो उसको भी मैं सेट ऑफ कर लेता हूँ बाय कंसल्टेंसी। 1,28,000 का रिसीट्स था एंड 28,000 का एक्सपेंस था। यहाँ बैलेंस बच रहा है 1 लाख। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टूडेंट्स का। अभी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो स्टूडेंट्स की है, ये रिपब्लिक कॉलेज के लिए लाइबिलिटी हो गया, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज सिक्योरिटी डिपॉजिट क्लेम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आएगा, तो वो पहले लिख देते हैं हम लोग, साथ साथ दोनों बनाते रहते हैं जिससे कि कुछ छूट ना जाए हमारा एंट्री। मैं यहाँ सबसे पहले ऊपर कैपिटल फंड लिख लेता हूँ, क्योंकि हम लोग को उसमें सरप्लस भी ऐड करना होगा बाद में, या डेफिसिट जो भी आएगा। यहाँ हमारा कैपिटल फंड पहले आ जाता है। कैपिटल फंड का वैल्यू इसमें कितना दिया आपको, ओपनिंग बैलेंस है ये, एंड दिस इज 16,06,000। 16,06,000 लिख देता हूँ ये। अब थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट हम लोग का था सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है 1,50,000। अब नेक्स्ट है रिसर्च फंड। रिसर्च फंड भी लाइबिलिटी में जाएगा, रिसर्च फंड लाइबिलिटी में लिख देते हैं। एंड इसका अमाउंट है 8 लाख रुपीज।
अब इसमें रिसर्च फंड का एक दो चीज़ और था, जैसे कि रिसर्च हम लोग ट्रायल बैलेंस में जब देखेंगे तो रिसर्च का सैलरीज आ रहा है। एंड आप यहाँ एडजस्टमेंट्स में जहाँ देखोगे मटेरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड, उसमें रिसर्च का वैल्यू दिया 1,50,000। सो वो भी कंज्यूम हुआ है फ्रॉम द रिसर्च फंड से ही हम लोग लेस करेंगे। सो रिसर्च फंड का सारा एडजस्टमेंट पहले कर लेते हैं यहाँ पे। सो रिसर्च फंड का हम लोग को वैल्यू यहाँ दिया है 8,00,000 रुपीज़। अब इसमें से मैं लेस करूंगा रिसर्च फंड का एक्सपेंसेस, जो यहाँ पे आपको सैलरीज दिया हुआ है, सैलरीज में डैश करके टीचिंग लिखा हुआ है और उसके नीचे रिसर्च लिखा हुआ है। तो आईसीए मॉड्यूल के हिसाब से ये सैलरीज ट्रीट किया गया रिसर्च वाले का, कि रिसर्च के लिए सैलरीज पे किया गया, तो हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे। सो ये एक्सपेंस हो गया विच इज़ 1,20,000। एंड इसके बाद हम लोग एक और चीज़ लेस करेंगे जो एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है रिसर्च का, मटेरियल्स एंड सप्लाईज कंज्यूम में। सो हम लोग लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम एंड इसका वैल्यू है 1,50,000। तो यहाँ रिसर्च फंड का सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर दिया एंड इसका हम अब टोटल निकाल लेते कितना बच रहा है। सो दिस इज 5,30,000। चलते हैं आगे। सो आगे आपको दिया है रिसर्च फंड के बाद बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड भी इधर ही लाइबिलिटीज में आएगा जो है 25 लाख। सो यहाँ हम लिख लेंगे बिल्डिंग फंड 25 लाख। नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड। ये सब लाइबिलिटीज है इसलिए हम लोग लाइबिलिटी साइड में लिख रहे हैं। एंड प्रोविडेंट फंड का वैल्यू है 5,10,000। नेक्स्ट इज ट्यूशन फी रिसीव्ड। अब ट्यूशन फी रिसीव्ड हो रहा है, वो क्या हो गया आपका इनकम हुआ। तो हम लोग अब चलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। सो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम हम लिखेंगे बाय ट्यूशन फीस। सो ट्यूशन फीस का हमें यहाँ ट्रायल बैलेंस में वैल्यू दिया 8,00,000 रुपीज, बट आपको एडजस्टमेंट में भी कुछ दिया है ट्यूशन फीस के रिगार्डिंग, सो वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में दिया एडजस्टमेंट्स की ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर बैकवर्ड क्लास स्कॉलर्स इज 80,000 रुपीज। सो हमारा इनकम टोटल कितना हो जाएगा 8,80,000। सो ये हो गया 8,80,000 ट्यूशन फीस। आगे चलते गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब ये भी इनकम है हमारे लिए, सो हम यहाँ लिखेंगे बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड इसका वैल्यू है 5,00,000 रुपीज। नेक्स्ट इज डोनेशंस। डोनेशंस भी इनकम हो गया, सो बाय डोनेशंस एंड इसका वैल्यू है 50,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सो ये भी हम लोग के लिए इनकम हो गया एंड इसका अमाउंट है 1,85,000। सो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, में शॉर्ट में लिख दिया एंड दिस इज 1,85,000। नेक्स्ट इज हॉस्टल रूम रेंट। अब हॉस्टल रूम रेंट भी आपके लिए इनकम है, सो हम लोग का यहाँ इनकम में ही आएगा अभी ये भी बाय हॉस्टल रूम रेंट एंड इसका वैल्यू 1,75,000। नेक्स्ट इज मेस रिसीप्ट एंड ये हो गया आपका 2,00,000 रुपीज। ये भी इनकम है बाय मेस रिसीप्ट्स एंड इसका वैल्यू 2,00,000 है। नेक्स्ट इज कॉलेज स्टोर सेल्स। सो कॉलेज स्टोर सेल्स का वैल्यू 7,50,000, लेकिन एडजस्टमेंट्स में एक और चीज़ दी है इसमें कि स्टोर सेलिंग प्राइसेस आर फिक्स टू गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। सो इसमें नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है 7,50,000 जिस पे पूरा सेल्स हुआ है। सो 7,50,000 का 10% करोगे वो होता है 75,000, दैट इज द नेट प्रॉफिट। सो हम लोग डायरेक्टली इसका नेट प्रॉफिट लिख के दिखा देंगे, क्योंकि अगर आप नेट प्रॉफिट नहीं दिखाओगे तो आपको पहले सेल्स भी लिखना होगा, उसका कॉस्ट भी लिखना होगा कितने में आपने लिया,
और फिर उसके बाद आपको उसका नेट प्रॉफिट मिलेगा। तो हम लोग डायरेक्टली उसका नेट प्रॉफिट ही लिख देंगे। अब वो कैसे आ रहा है उसका वर्किंग में आपको दिखा देता हूँ। सो कॉलेज स्टोर्स का सेल्स था 7,50,000 का। इसमें प्रॉफिट कितना है, इन लोग ने बोला 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑफ 7,50,000 विच इज इक्वल टू 75,000। अब अगर हम लोग प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं लिख के दिखाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेल्स आप रिकॉर्ड करते, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिस कॉस्ट पे वो गुड्स बने थे बाद में जिसको आपने सेल किया उसका वैल्यू लिखते, उसके बाद आपको प्रॉफिट का वैल्यू मिलता। ठीक है। सो ये चीज़ करने की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली 75,000 प्रॉफिट हम लोग उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कि हमारा इनकम कितना हो रहा है इस सेल से। सो 75,000 रिकॉर्ड कर लेते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कॉलेज स्टोर्स का सामान। सो यहाँ हम लिख देंगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सप्लाईज, ये हो गया 10% ऑन 7,50,000 75,000। नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ लाइबिलिटी, तो जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये हम लोग को ट्रायल बैलेंस में मिला है तो इसका सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होगा और वो होगा बैलेंस शीट में। तो चलो बैलेंस शीट में हम लोग लिख लेते हैं। सो बैलेंस शीट में हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड इसका वैल्यू है 2,25,000। इसके बाद आपको दिया स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाईज ओपनिंग दिया हुआ है, परचेजेस स्टोर्स एंड सप्लाईज का दिया हुआ 8 लाख। सो स्टोर्स एंड सप्लाईज का ओपनिंग एंड परचेजेस आपको दे दिया है। सो हम लोग COGS निकालेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। तो इसका पहले एक वर्किंग करना होगा हमें, जिससे कि हम बाद में क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल सके। सो सबसे पहला वर्किंग नोट है हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज निकालना। अब ये रिकॉर्ड किधर होगा मटेरियल एंड सप्लाईज का क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है बैलेंस शीट में। सो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने के लिए जो मटेरियल सप्लाईज का क्लोजिंग स्टॉक है वो हम निकाल रहे हैं अभी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला होता है जो बेसिक्स है, जैसे कि सेल्स माइनस प्रॉफिट, या फिर सेल्स माइनस COGS आप लिखते होगे विच इज इक्वल टू प्रॉफिट, उसी को मैंने COGS इक्वल टू सेल्स माइनस प्रॉफिट लिख के दिखाया। सो सेल्स हम लोग को पता है कितने का हुआ था, 7,50,000 का, एंड इसमें प्रॉफिट हुआ था 75,000 का। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो गया, 6,75,000। अब इसके बाद हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। सो COGS क्या होता है, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक हमें दिया यहां पे, दैट इज 3 लाख रुपीज, प्लस परचेजेस दिया 8 लाख। अब एडजस्टमेंट्स का पॉइंट नंबर 1 देखो, मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड लिखा है। अब कंज्यूम्ड मतलब हो गया कि जो हम लोग ने खरीदा था उसी में से हम लोग ने कंज्यूम कर लिया। अब कंज्यूम कितना किया, टीचिंग में 50,000, रिसर्च में 1,50,000, स्टूडेंट्स एंड वेलफेयर में 75 एंड गेम्स और स्पोर्ट्स में 25,000। सो इसका टोटल कर लेते हैं, जो हो जाता है 50 प्लस 150 इज 2 लाख, प्लस 75 275 एंड 25 3 लाख रुपीज। सो परचेजेस जो 8 लाख का है उसमें से 3 लाख का हमने कंज्यूम कर लिया, तो वो हम यहाँ लेस कर देंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और COGS का वैल्यू था 6,75,000। सो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे, जो हो जाएगा 3 लाख प्लस 5 लाख माइनस 6,75,000, जो आता है 1,25,000। सो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू यहाँ निकल गया हमारा। तो अब इसे मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक of stores and supplies, this is 1,25,000। और एडजस्टमेंट्स में हम लोग जो ट्यूशन फी रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट की है ना, जो इनकम में हमने दिखाया था, उसे हम लोग को एसेट में भी दिखाना है, क्योंकि रिसीवेबल है
और वो मिला नहीं अभी, तो एक तरीके के लिए हम लोग के लिए वो एसेट है। सो हम लोग यहाँ लिख देंगे ट्यूशन फी रिसीवेबल, ₹80,000 का ग्रांट था वो गवर्नमेंट का। दिस इज 80,000। नेक्स्ट इज सैलरीज, टीचिंग एंड रिसर्च। अब ये एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाते हैं। सो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट करता हूँ। ये हो जाएगा टू टीचिंग में जा रहा है सैलरीज, एंड इसका अमाउंट है 8,50,000। नेक्स्ट इज रिसर्च, जो सैलरीज है रिसर्च का वो हमने रिसर्च फंड से लेस कर दिया है बैलेंस शीट में, सो यहाँ उसका कुछ एंट्री पास नहीं होगा। उसके बाद है स्कॉलरशिप, सो ये हो गया टू स्कॉलरशिप। एक्सपेंडिचर है ये भी, एंड दिस इज 80,000। अगला है स्टूडेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टूडेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंस, दिस इज 38,000। उसके बाद है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इसका अमाउंट है 1,12,000। उसके बाद ये गेम्स एंड स्पोर्ट एक्सपेंसेस, सो ये भी एक्सपेंसेस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, 50,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 65,000। अगला है रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट। अब ये रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट है और ये जाता है आपका बैलेंस शीट एसेट साइड में। सो हम यहाँ लिखेंगे रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, और इसका वैल्यू है 8,00,000 रुपीज। नेक्स्ट इज अदर इन्वेस्टमेंट्स, तो ये भी एसेट है, सो हम लिख देंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स, और इसका वैल्यू है 18,50,000। नेक्स्ट इज प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी एसेट है, एंड इसका वैल्यू है 5,10,000। उसके बाद है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंस, जो हमने सेट ऑफ कर दिया है। कंसल्टेंसी एक्सपेंस ये भी सेट ऑफ कर दिया है। फिर आता है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, मोटर व्हीकल्स, ये सारे एसेट्स है जिस पे डेप्रिसिएशन का हम लोग को पॉइंट मिला हुआ एडजस्टमेंट्स में, वो करना है। बट एक चीज़ है जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं है, वो है लैंड, तो लैंड रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग, एंड इसका वैल्यू है 1,00,000 रुपीज़। उसके बाद नीचे आपको दिए कैश एट बैंक एंड लाइब्रेरी, वो भी लिख लेते हैं। इन पे कोई भी एंट्रीज नहीं है, सो ये डायरेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं। 6,42,000 एंड लाइब्रेरी का है 3,60,000। सो हम लोग के लिए अब क्या क्या बच रहा है, सिर्फ एक है डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन एंड बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करना, सारे एसेट्स को डेप्रिसिएशन लेस करके। तो चलो उसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। सो सेकंड वर्किंग नोट है फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए क्या क्या करेंगे हम लोग को किस किस पे लगाना है, बिल्डिंग पे, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स पे, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे, एंड मोटर व्हीकल पे। ठीक है, इसका कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ओरिजिनल कॉस्ट बिल्डिंग का दिया है 16,00,000 रुपीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का कितना दिया है 8,50,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का दिया है 6,00,000, एंड मोटर व्हीकल्स का आपको दिया है यहाँ पे 1,80,000।
इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और रेट्स आपको दिया हुआ है। बिल्डिंग पे करना है 5%, सो 16 लाख का 5% करेंगे तो वो होता है 80,000। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 8,50,000 का है और इस पे हम लोग को चार्ज करना है 10%, तो ये 85,000 होता है। उसके बाद फिर ये फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है जो 6 लाख का है, इस पे करना है 10%, तो ये 60,000 हो गया। एंड उसके बाद मोटर व्हीकल पे 20%, सो 1,80,000 का 20% 36,000 हो गया। सो ये डेप्रिसिएशन कितना लेस करना है अभी वो हमने निकाल लिया, बट आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है और उसका बैलेंसेस क्या वो देख लेते हैं हम लोग। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का इसका ओपनिंग बैलेंस है फॉर बिल्डिंग 4,80,000, प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए 5,10,000, फर्नीचर फिक्सचर्स के लिए 3,36,000, मोटर व्हीकल के लिए कुछ नहीं है। अब इसमें हम लोग ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन जो हम लोग को अभी चार्ज करना है, जो हमने निकाला ऊपर 80,000, 85,000, 60,000 एंड इसका 36,000। अब इसका टोटल कर लेते हैं। सो ये आ गया हमारा 5,60,000। ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, ठीक है। ये हो गया 5,95,000, ये 3,96,000 और ये 36,000। सो हमने डेप्रिसिएशन का टोटल वैल्यूज निकाल लिया। अब इसे हम लोग दो जगह रिकॉर्ड करेंगे, एक तो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड में और एक बैलेंस शीट में एसेट से लेस करके दिखाएंगे। तो चलो इसको कर लेता हूँ पहले एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड। सो एक्सपेंडिचर में मैं लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, पहला था बिल्डिंग जिसपे था 80,000 का। जो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे थे 5%, 10%, 10%, 20%, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। प्रोविजन का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ नहीं होगा रिकॉर्ड। बिल्डिंग हो गया, फिर हो गया प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका था 85,000। नेक्स्ट वॉज फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, इसका था 60,000 एंड मोटर व्हीकल का था 36,000। इसका टोटल कर लेते हैं 160 एंड दिस कम्स टू 261, 2,61,000 हो गया ये। सो एडजस्टमेंट्स वाला एक बार पार्ट वापस देख लेते, कुछ मिस तो नहीं हो गया रिकॉर्ड करना। एक जो था मटेरियल एंड सप्लाईज कंज्यूम्ड, वो हम लोग ने यहाँ एक्सपेंडिचर में लिखा नहीं है, वो भी लिख लेते हैं। टू मटीरियल्स कंज्यूम्ड, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस ही है, हमने जो खरीदा परचेज किया था स्टॉक, उसी में से हमने मटेरियल को कंज्यूम किया है, सो वो हम लोग के लिए एक्सपेंडिचर हो गया। फर्स्ट इज टीचिंग पे, नेक्स्ट रिसर्च पे, रिसर्च वाला नहीं लेंगे क्योंकि हमने रिसर्च फंड से वो लेस कर दिया है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स वेलफेयर, एंड लास्ट इज गेम्स और स्पोर्ट्स वाला। गेम्स, इसका वैल्यूज लिख लेता हूँ 50,000, 75,000 एंड 25,000। सो इसका टोटल हो जाता है 1,50,000। अब चलो बैलेंस शीट में वो एसेट वाला रिकॉर्ड कर लेता हूँ जिसमें डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाना है। सो सबसे पहला हम लोग का है बिल्डिंग का। बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग का हमें कॉस्ट क्या दिया हुआ है, 16 लाख रुपीज, ठीक है। तो 16 लाख, इसमें से हम लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो क्लोजिंग बैलेंस निकला था ना 5,60,000 का, वो। सो इसका बैलेंस कितना आ रहा है, 10,40,000। अगला है प्लांट एंड इक्विपमेंट का, जो यहाँ पे 8,50,000 दिया कॉस्ट। अब लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस 5,95,000। इसका बैलेंस आ जाता है 2,55,000।
उसके बाद है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स वाला 6 लाख रुपीज़। इसमें से लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड इसका वैल्यू था 3,96,000 और इसका बैलेंस बच रहा है 2,04,000। और लास्ट था मोटा व्हीकल जो 1,80,000 का है कॉस्ट और लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो था 36,000 का और इसका बैलेंस आ रहा है 1,44,000। सो हमने सब एंट्रीज यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, ट्रायल बैलेंस की सब चीज़ और एडजस्टमेंट्स की सारी चीज़। तो चलो अब कैलकुलेट कर लेता हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या है, सरप्लस आ रहा है या फिर डेफिसिट आ रहा है। तो यहाँ खत्म हो गया हमारा इनकम एक्सपेंडिचर पूरा। एक बार देख लेते क्या है सरप्लस की डेफिसिट। इनकम साइड से स्टार्ट करते 30,000 प्लस 1 लाख प्लस 8,80,000 प्लस 5 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,85,000 प्लस 1,75,000 प्लस 2 lakhs प्लस 75,000। अब इसमें से मैं लेस कर देता हूँ एक्सपेंडिचर्स जो भी है सारे 8,50,000 माइनस 80,000 माइनस 38,000 माइनस 1,12,000 माइनस 50,000 माइनस 65,000। सो यहाँ हमारा सरप्लस आ रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे टू सरप्लस एंड सरप्लस का अमाउंट है 5,89,000। सो सरप्लस आ गया हम लोग के पास 5,89,000 का। अब ये बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। चलो बैलेंस शीट पे चलते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस है 16,06,000। अब इसमें हम लोग को सरप्लस ऐड करना है प्लस सरप्लस जो है 5,89,000। सो इसको ऐड कर लेता हूँ 16,06,000 प्लस 5,89,000 21,95,000 आ रहा है। अब देख लेते हैं बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं, जिससे पता चल जाए सारे एंट्रीज सही है कि नहीं। 21,95,000 प्लस 1,50,000 प्लस 5,30,000 प्लस 25,00,000 प्लस 5,10,000 प्लस 2,25,000। तो 61,10,000 आ रहा है मेरा लाइबिलिटीज का साइड। एंड एसेट्स का भी देख लेते हैं। 1,25,000 प्लस 80,000 प्लस 8 लाख प्लस 18,50,000 प्लस 5,10,000 प्लस 1 लाख प्लस 642 प्लस 360 प्लस 2,40,000 प्लस 255 प्लस 2,04,000 प्लस 1,44,000। सो ये भी आ रहा है 61,10,000। सो बैलेंस शीट भी मैच हो गया। तो गाइज यहाँ पे खत्म होता है हमारा इलस्ट्रेशन 12 का दोनों इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट पूरा अच्छे तरीके से मैंने बना के दिखा दिया आपको। किसी भी एंट्री में अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन बाय गाइज।